रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच एग्जामिनेबल। और आप देख सकते हैं इस हैंडआउट के एंड में पास पेपर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड टॉपिक है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस हम इंडिविजुअल का भी पढ़ेंगे, एओपी का भी पढ़ेंगे और कंपनी का भी पढ़ेंगे। सही होगी बात? रेजिडेंशियल स्टेटस हमें तीनों का पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का। गौर से सुनना, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इसमें, पास पेपर के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और ये सारे तुम लोगों से करवाऊंगा मैं, रजिस्टर पे करवाऊंगा। बहुत गौर से सुनना सारी चीज। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, अब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। क्या डिटरमिन करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आपके ध्यान में दो सवाल आने चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और इसे कैसे डिटरमिन करना है। क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस? चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है ये अच्छा तो समझ में आपको तब आएगा जब हम इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पूरा समझ आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देना काफी है। अगर मैं किसी से पूछूं, आपसे पूछूं भाई आप किधर के रेजिडेंट हैं, आप क्या जवाब देंगे? आप, मैं लीड का रेजिडेंट हूँ। आपसे पूछूं आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? गुलशन। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? रूमंदर। कोई ये भी कह सकता है कि मैं कराची का रेजिडेंट हूँ, कोई ये भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, मिसाल ले रहा हूँ, लेकिन जो भी आपका आंसर होगा उसमें एक बात कॉमन है। क्या? यू आर informing me of your attachment to a specific location, city or a country. You are informing me about your relationship, connection with a specific locality, city or a country. इधर भी ऐसा ही कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही आपका एस्टेब्लिश होगा, इधर भी आपका कनेक्शन ही एस्टेब्लिश होगा। किससे? पाकिस्तान से। किससे? यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये पाकिस्तान में रेजिडेंट है या ये पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं। ये बात हो गई। पाकिस्तान में रेजिडेंट है या पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है, पूछ लेना सर, फोन करके पूछ लेना, टेंशन क्यों लेनी है। नहीं, नहीं, क्राइटेरिया है यहाँ पे। क्या है? उस क्राइटेरिया पर हमें परखना होगा, उस क्राइटेरिया पर हमें एनालाइज करना होगा, जज करना होगा और हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उस क्राइटेरिया की बेसिस पर वो रेजिडेंट है या नहीं है। और ये आम रेजिडेंट वाला रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है, ये हम कह रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर टैक्स पर्पसेस। घर में रहने के लिए रेजिडेंट है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम उससे। हम उससे क्या पूछ रहे हैं कि वो रेजिडेंट है फॉर टैक्स पर्पसेस। तो इसका पता पूछने से नहीं चलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अगला सवाल, सर ये क्यों कर रहे हैं हम, इतनी ख्वारी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। फिर अगर रेजिडेंट होगा तो टैक्स के अहकामात चेंज होंगे, और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो टैक्स के अहकामात चेंज होंगे। अगर रेजिडेंट होगा तो टैक्स के अहकामात चेंज होंगे और नॉन रेजिडेंट होगा तो टैक्स के अहकामात चेंज होंगे। अगर रेजिडेंट होगा तो हमने कहा पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान से करीब है, पाकिस्तान का लख्ते जिगर है, तो हम थोड़ा टैक्स उस पर ज्यादा लगाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का क्या है? रेजिडेंट। और अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हुआ तो हमने कहा फिर हम इतना ज्यादा टैक्स उस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे। अल्टीमेटली इसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्या कैसे होगा ये अब आप लोग समझते जाएं और सुनते चले जाएं। ठीक हो गई बात? तो अब हमें क्या पता करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। मिस्टर
अहमद। मिस्टर अहमद का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है फॉर टैक्स पर्पस। रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं होता, डोमिसाइल से नहीं होता। ऐसा हो सकता है बंदा, हो सकता है मिस्टर अहमद पाकिस्तानी नेशनल हो, डोमिसाइल इनका सिंध का हो, लेकिन ये फिर भी क्या हो, नॉन रेजिडेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर जोसेफ जो यूएस नेशनल हो, जिनका डोमिसाइल भी यूएसए की किसी स्टेट का हो, लेकिन वो पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं, फॉर टैक्स पर्पसेस। हमने कहा माजरत के साथ आप रेजिडेंट हो गए। जोसेफ भाई माइंड कर जाएंगे, बोलेंगे यार आप कैसी बात कर रहे हो, रेजिडेंट हो गए भाई, मैं अपने मुल्क का रेजिडेंट हूँ भाई, यूएस का रेजिडेंट हूँ मैं। बोले नहीं आप माइंड नहीं करें, दिल पे नहीं लिया, आप रेजिडेंट हो गए हैं फॉर टैक्स पर्पसेस। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है, डोमिसाइल से नहीं है, इसका ताल्लुक है देखना जरा, इसका ताल्लुक है नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। इसका ताल्लुक किससे? नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे और हम ये देखेंगे कि उसके नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान कितने हैं ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, मैंने कैलेंडर ईयर नहीं लिखा, गौर से देखना क्या लिखा है। हमें उसके दिन देखने होंगे कि टैक्स ईयर में उसके दिन कितने हैं। पढ़ते हैं हैंडआउट्स। Residential status of an individual, section 82. Residential status for tax purpose has nothing to do with the nationality or domicile for an individual, because the residential status is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. Therefore, a foreigner may be a resident person and a Pakistani national may be a non-resident person for tax purposes. A person may be resident in a tax year and non-resident in the next tax year and vice versa. ऐसा हो सकता है कि वो टैक्स ईयर 2024 में रेजिडेंट है, 25 में नॉन रेजिडेंट है, 26 में रेजिडेंट है, 27 में नॉन रेजिडेंट है, 28 में रेजिडेंट है, 29 में नॉन रेजिडेंट है। बात समझ आ रही है? ये किस पे बेस करेगा? नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। आ जाओ डब्बे पे, आ जाओ डब्बे पे, आ जाओ डब्बे पे, आ जाओ। फिजिकल स्टे इन अ टैक्स ईयर इन पाकिस्तान। अगर तो किसी इंडिविजुअल के नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस 0 से 182 हैं तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। लेकिन तो अगर उसके हो गए डेज कितने? 183 या उससे ज्यादा, यानी कि साल के 365 दिन होते हैं, साल के अगर 365 दिन होते हैं और अगर उसके 183 दिन पाकिस्तान में गुजरे हैं तो इसका मतलब उसने 50% से ज्यादा दिन कहाँ गुजार दिए हैं? पाकिस्तान में गुजार दिए हैं। तो हमने कहा कि 183 और मोर डेज, 183 हो जाएं या उससे ज्यादा, या मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकता हूं, मोर देन 182 डेज। लिख लो ब्रैकेट में। अगर मैंने कभी पढ़ाते पढ़ाते जुबान से मेरे निकल गया इसको मोर देन 182 डेज हो गए और सर मोर देन 182 तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये बी का मतलब यही है। बी का मतलब क्या है? 183 और मोर। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ मोर देन 182 डेज। कभी पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है मुझसे। 183 और मोर डेज यानी कि इक्वल और मोर देन 50% ऑफ द डेज इन अ ईयर, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। सी वाला क्राइटेरिया अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा, उसको छोड़ दो। और डी वाला समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो जरा, डी वाला तो बहुत सिंपल है। मिसाल ले रहा हूं, ये मिस्टर सुमरो है, सिंधी भाई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है। और हमने कहा सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
और गवर्नमेंट ने इनको बाहर पोस्ट कर दिया। अब ये यूएसए के अंदर पोस्टेड है, यूएसए की हो सकता है एम्बेसी में पोस्टेड है, ठीक है, वहाँ की एम्बेसी में होते हैं ना, पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, ठीक है। या किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बाहर पोस्ट किया हुआ है। सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पोस्ट भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, काम से पोस्ट किया हुआ है। तो क्या उनके फिजिकल डेज पाकिस्तान में होंगे? नहीं होंगे या कम होंगे, 183 से भी हो सकता है कम हो। तो हमने कहा सर उनके फिजिकल डेज पाकिस्तान में बन रहे हैं 100, तो क्या वो रेजिडेंट होंगे नॉन रेजिडेंट होंगे? हमने कहा चेक करो, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? जी। पोस्टेड अब्रॉड हैं? गवर्नमेंट ने पोस्ट किया है? जी। तो अब आखिरी वाला क्राइटेरिया पढ़ लो, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर इज रेजिडेंट। वो हमेशा ही रेजिडेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में उसका फिजिकल स्टे चाहे एक दिन का भी क्यों ना हो या 0 ही क्यों ना हो, वो क्या रहेगा? तो आपको ए समझ आ गया, बी समझ आ गया, डी समझ आ गया, सी अभी समझ में नहीं आया, लेकिन ए और बी जो समझ आ गया पहले उसको ढंग से समझ लें, फिर सी समझ लेंगे। रब कर दूं? अच्छा भाई, इसके लिए सुनना गौर से बहुत ज्यादा, इसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको डेज की काउंटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? डेज की काउंटिंग आनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर, और ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 25। ये शुरू हुआ 1 जुलाई 23 से, खत्म हुआ 30 जून, और ये शुरू हुआ 1 जुलाई 24 से, खत्म हुआ कहाँ? 30 जून 25। ठीक है, मैं आपको ये कहूँ, गौर से पहले मेरा सवाल सुनना और उसका जवाब देना, और कोरस में नहीं देना, मैं जिससे पूछूंगा वही देगा, थोड़ा सा लेकिन दिमाग पे जोर देना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिस्टर एहसन इस ड्यूरेशन में, मिस्टर एहसन इस ड्यूरेशन में 360 डेज पाकिस्तान में रहे, या मैं ये कहूं कंटिन्यूसली 360 दिन पाकिस्तान में रहे हैं, कंटिन्यूसली 360 दिन पाकिस्तान में रहे हैं, क्या वो रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट नहीं हैं? है 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 रेजिडेंट है? रेजिडेंट नहीं है, क्यों नहीं है? अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस 360 दिन लगातार रहा है, क्या वो रेजिडेंट बन गया? 360 दिन लगातार रहा है, 360 दिन लगातार रहा है, 360 दिन लगातार रहा है, ये इंफॉर्मेशन, ये आंसर देने के लिए नाकाफी है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वजह हो सकता है कि 180 डेज यहाँ गुजरे हों, और हो सकता है कि 180 डेज, अब दोनों के मिला के कंटिन्यूअसली तो 360 दिन बन रहे हैं, कंटिन्यूअसली तो कितने बन रहे हैं? कंटिन्यूअसली तो 360 दिन बन रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ ये 24 में रेजिडेंट है या 25 में रेजिडेंट है? हमने बोला दोनों में से किसी साल भी रेजिडेंट नहीं है। तो कंटिन्यूअस 360 दिन फिजिकली पाकिस्तान में प्रेजेंट होना इस बात की दलील नहीं है कि वो किसी टैक्स ईयर में रेजिडेंट है या नहीं है। ये बात समझ आ रही है आपको? इसके लिए आपको एक्चुअल डेट्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? एक्चुअल डेट्स पता होनी चाहिए। ठीक हो, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अच्छा भाई, अब मैं आपको डेज गिनना सिखा रहा हूँ, सही है? डेज जो मैं गिनना सिखा रहा हूँ जरा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कि ये आपको आपकी स्कूल की 5 क्लास की टीचर ने सिखाया होगा, जो आज हम दोबारा सीख रहे हैं, सही है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आपने ये ढंग से नहीं सीखा तो आप काउंटिंग में मिस्टेक पक्का पक्का करेंगे। चाहिए, और ये आप लोग खुद ही देख लेंगे जब मैं सवाल आपसे करवाऊंगा क्लास में, तो आप लोग खुद ही देख लेंगे माशाल्लाह कितने बच्चे ठीक निकालते हैं, कितने बच्चे गलत निकालते हैं। आओ काउंटिंग सीखते हैं। साल के हैं 365 दिन, कभी कभी लीप ईयर भी आ जाता है। लीप ईयर से मुराद होता है कि जिस साल फरवरी 29 का हो जाता है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने तो देखने हैं कि दिन 183 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हाँ, अगर कोई ईयर स्पेसिफाइड है, मिसाल ले रहा हूँ, और आपको पता है कि वो लीप ईयर है, तो ठीक है, भले लीप ईयर है, आप उस लीप ईयर को काउंट करो, आप 29 को कंसिडर करो। अदरवाइज आपको डेढ़ शेयर ही करने की ज़रूरत नहीं। और डेज 183 ही हैं रेजिडेंशियल होने के लिए, वो तो चेंज नहीं होंगे, वो तो आपको काउंट करना है। अच्छा, अब काउंटिंग कैसे होगी, ये बात भी आपको पता है कि टैक्स ईयर कब से शुरू होता है, 1 जुलाई से, और ख़त्म कब होता है, 30 जून। अच्छा, तो अब हर महीने में जितने डेज होते हैं वो आपको कैसे याद रहेंगे, ये आपके हाथ को मुट्ठी बना लो, आप मुट्ठी बना लो। मुट्ठी जैसी बनाओगे तो आपके हर उंगली के पीछे एक हड्डी उभरती हुई नजर आ रही होगी आपको, ऐसा ही है। ये सबसे पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली नजर आ रही है सबको। इसके पीछे जो पहली हड्डी उभर रही है, दिस इज जनवरी, दिस इज जनवरी। और ये जो दूसरी हड्डी है, इन दोनों के बीच में स्पेस भी है। जनवरी के बाद ये स्पेस जो है, ये फैब है, जनवरी 31 का महीना। ये जो स्पेस है ये फैब है, 28 का महीना। फिर आ गया मार्च 31 डेज का महीना, 31 का महीना होता है, तो ये उभरी हुई हड्डी है तो ज़्यादा दिन वाला महीना आ गया। अप्रैल 30 डेज का महीना। फिर मई 31 डेज का महीना, फिर ये स्पेस आ गई। जून 30 दिन का महीना, फिर उभरी हुई हड्डी आ गई। जुलाई 31 दिन का महीना, फिर उभरी हुई हड्डी के बाद फिर से वापस उभरी हुई हड्डी, इधर से फिर शुरू होगा, तो जुलाई भी 31, और इसके बाद फिर से उभरी हुई हड्डी आ गई। अगस्त, ये भी 31 का महीना। सितंबर 30 का महीना। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर भी 31 का। क्या ये सबको बात समझ आ गई? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? क्योंकि आपने अब कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक होगी बात? अच्छा भाई, तो अब आपको पता लगाना होगा, 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। अब मैं कुछ ऐसी डेटा लिखता हूँ, रफ डेटा, जो जाहिर सी बात है अभी भी आपके सामने ही बनेगा, वो मुझे पहले से पता भी नहीं है इसका आंसर क्या है। तो अब आपने डेज को काउंट करना है और आपने ये बताना है कि क्या ये रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं। ये डेटा है मिस्टर अकबर का। He leaves from Pakistan on 13th of August for UK। रुक जाओ, काउंटिंग के लिए पहले नीचे वाला रूल पढ़ लो, वरना काउंटिंग से नहीं कर सकोगे, भूल गए। रूल 14 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002। रूल, इनकम टैक्स रूल्स भी लॉ का हिस्सा है। इनकम टैक्स रूल्स में किसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करना होता है तो वो रूल के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो रूल नंबर 14 है इनकम टैक्स रूल्स का, जिसमें हमें क्या बताया जा रहा है? रूल टू काउंट डेज की काउंटिंग का रूल बताया जा रहा है। रूल टू काउंट डेज एंड इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पाकिस्तान बिकम्स वाइटल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ऐसा भी अक्सर होता है कि पर्सन हैज फ्रीक्वेंट विजिट्स टू और फ्रॉम पाकिस्तान, उसका फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा हुआ है, तब वो कब जा रहा है कब आ रहा है। रूल 14 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर काउंटिंग डेज एज अंडर। तो रूल 14 हमें मदद देता है। आओ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। दिन का कुछ हिस्सा भी अगर इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वो फुल डे हमें पाकिस्तान की डेज की काउंटिंग में लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और हमने बोला उसकी फ्लाइट है
10th ऑफ सितंबर को फ्लाइट है, तो 10th सितंबर वाला डे किस काउंटिंग में आएगा? हमने कहा वो पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। अगर 10th ऑफ सितंबर को उसकी फ्लाइट है और 10th ऑफ सितंबर को उसकी फ्लाइट है रात 1 बजे, यानी 12 बजे 10th सितंबर शुरू हुआ होगा और 1 बजे उसकी रात की फ्लाइट होगी। इसका मतलब वो 10th को सिर्फ 1 घंटा पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन क्या वो पार्ट ऑफ द डे में आ जाता है? जी आ जाता है। तो हमने कहा डे जिस दिन वो लीव कर रहा होगा वो दिन किस काउंटिंग में आएगा? पाकिस्तानी काउंटिंग में आएगा। अच्छा, वो पाकिस्तान में उसकी फ्लाइट आ गई या वो अराइव कर गया पाकिस्तान में 13th ऑफ नवंबर को, 13th ऑफ नवंबर को वो पाकिस्तान में आ गया और 13th ऑफ नवंबर को वो पाकिस्तान में उसकी फ्लाइट उतर गई है और 13th ऑफ नवंबर को रात 11 बजे वो पाकिस्तान में आ गया। तो 13th ऑफ नवंबर को वो पाकिस्तान में सिर्फ कितने घंटे के लिए रहा? 1 घंटे के लिए। लेकिन क्या मैं 13th का डे काउंटिंग में लूंगा? जी बिल्कुल लूंगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द डे इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। समझ आ गई ये बात? इंक्लूडिंग ये डेज सारे इंक्लूडिंग होंगे। डे ऑफ अराइवल इन, जिस दिन वो पाकिस्तान में अराइव किया। डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम, जिस दिन पाकिस्तान से डिपार्ट कर रहा है। पब्लिक हॉलीडे, पाकिस्तान में आपको कोई कजन आया हुआ है यूएस से रहने के लिए, बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गई हैं, वो कह रहा है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे काउंट करना है? पब्लिक हॉलीडे तो नहीं लेनी ना? बोला लेनी है भाई, रूल 14 में लिखा हुआ है पब्लिक हॉलीडे तुम्हारी यहाँ काउंट होंगी। डे ऑफ लीव, किसी काम से आया हुआ है और यहाँ पे आपके साथ उसने बाहर का खाना जरा ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया। मिसाल ले रहा हूँ, आपका कजन आया हुआ है यहाँ पे किसी ऑफिशियल वर्क से आया हुआ है, ठीक है, बीमार हो गया, अब वो लीव भी लेगा, फ्लाइट भी डिले हो जाएगी, लीव भी लेगा, पाकिस्तान में है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो क्या वो डेज काउंटिंग में लेने? लेने। A day that individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike, lockout or delay in receipt of supplies. धरना दिया हुआ है, पीटीआई का धरना चल रहा है, ऑफिस नहीं जा सक रहे, रोड ब्लॉक है, जमात का धरना चल रहा है, क्या करेंगे? स्ट्राइक है सर, शहर बंद है, काउंटिंग में लेने वाला डे लेना पड़ेगा भाई। A holiday spent in Pakistan before, during or after any activity in Pakistan. मिसाल के तौर पर आपका कजन आया किसी काम से, कोई चीज़ परचेज करने के लिए, कोई शिपमेंट लेने के लिए, परचेज करने के लिए पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में आकर उसने कहा भाई ठीक है चलो 1 हफ्ते के लिए चलते हैं जरा नॉर्दर्न एरियाज घूम फिर कर आते हैं, तो क्या वो जो हॉलीडे वगैरह उसने स्पेंड किया, क्या वो डेज पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। A day in Pakistan, लास्ट वाला देख लो, a day in Pakistan solely by reason of being in transit, ऐसा दिन जो पाकिस्तान में गुजरा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट की वजह से, किसकी वजह से? ट्रांजिट की वजह से, वो डे काउंटिंग में नहीं आएगा। A day in Pakistan solely by reason of being in transit does not count as a day present in Pakistan। इसके ऊपर हम डिटेल में बात तो अगली क्लास में कर पाएंगे, इसके ऊपर डिटेल बात है थोड़ी सी जरा, लेकिन अभी मैं आसान समझा देता हूँ, फिर डिटेल बात अगली क्लास में समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? आसान बात मैं ये समझा दूँ, ट्रांजिट का डे क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? एक आसान तर्जुमा या एक आसान इंटरप्रिटेशन इसकी ये है, जो आपको पास्ट में कई क्वेश्चंस में मिल भी रही होगी। एक इसकी आसान इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या यूँ समझ लो कि कोई ऑस्ट्रेलिया से यूएस जा रहा है। अब कोई ऑस्ट्रेलिया से अगर यूएस जा रहा है तो बीच में पाकिस्तान आ गया, सही है। अब पाकिस्तान से उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट आनी है दूसरी, उसने पाकिस्तान से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी है, तो एक फ्लाइट उसको पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतार रही है और उसके 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट में उसने बैठना है और यूएस के लिए जाना है। तो अब क्या वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ट्रांजिट की वजह से 20 घंटे रहा, पार्ट ऑफ द डे रहा, तो क्या वो वाला डे काउंटिंग में आना चाहिए? एक आसान इंटरप्रिटेशन ये है कि वो डे काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। एक मुश्किल इंटरप्रिटेशन भी है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको मैं, वो मजेदार इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? ये बातें समझ आ गई हैं? इसके बाद अब हम ये एग्जाम्पल करने के काबिल हो गए। रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 30th August फॉर यूके फॉर एन असाइनमेंट। From
He then reached Lahore on 20th Feb 2025 to attend an exhibition. He then left for Umrah on 15th May 2024 and returned back on 10th June 2024. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। जरा डिटरमिन रिक्वायरमेंट क्या है, एक सेकंड बेटा। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अकबर by counting actual number of days in Pakistan during tax year 25। नहीं, मुझे तो डेज चाहिए, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, इससे इंटरेस्ट नहीं है। कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे। सॉरी 24 इधर 24। और ये सॉरी, और यहाँ पर जो ईयर चेंज हो गया, मैंने ईयर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माजरत। ये 25 है और ये भी 25 है। डेज कैलकुलेट कर रहे हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मिनट। फोन करके पूछना पड़ेगा, फोन करके पूछना पड़ेगा। सब कैलकुलेट कर लें, अपने अपने दिन सब कैलकुलेट कर लें। मेरा मतलब है अकबर के दिन, अपने दिन से मुराद ये है सब जाती कैलकुलेट करेंगे, दूसरे के रजिस्टर में कोई नजर नहीं मारेगा। नो चीटिंग। सबको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, सबकी उंगलियां सलामत हैं, सबकी 5 ही हैं, 6 भी नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, मैं अभी सबसे, आप लोग अभी सब नोट डाउन करें, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा मार्केट में कितनी वेरिएशन चलेंगी, वो देखते हैं। सब लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। कर ली सबने? चलो, इधर क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर है? और किसी का अलग आ रहा है इधर? इस तरह किसी का, जिसका अलग आ रहा है वो बताए। कर मतलब अभी कल तक थोड़ी करना है भाई। 283 माशाल्लाह, 283। रुक जाओ 283। और बताओ भाई। 240। अच्छा 214।
जी बेटा, सबकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाएगा। 297, जबरदस्त। 272, और इधर कोई 21, 212, 221, और इधर कोई वेरिएशन रहेगा ये तो पीछे कोई 212 आ गया ना तुम्हारा, जिसका आ गया वो बताना पता है मुझे। 200, 211, 147, 166, क्या बेटा एक और कोई अलग वेरिएशन? 167, ओहो, और बताओ भाई। मार्केट में हर तरह के हाथ हैं, किसी की 5 उंगलियां, किसी की 6, किसी की 8, किसी की 9। जी बेटा, और कोई वेरिएशन किसी की रह गई हो मार्केट में आने से? हाँ, सबकी वेरिएशन आ गई हैं इधर। तो आप देख सकते हैं कि इतना आसान काम जो आपने आज से पहले 5th क्लास में किया होगा और उसके बाद आपने डायरेक्ट इधर सीए में आके किया है, उसमें स्टूडेंट्स की कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, और आगे तो बहुत मुश्किल चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और अगर हम अभी हम मिल के भी देखेंगे, अब जब मिल के देखेंगे तो सब बोलेंगे हाँ सर ये ऐसी होगा, फिर सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे। अच्छा, मुत्तफ़िक ही होना है तो फिर खुद भी सही करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने बताया है वही मार्केट में उसूल चलेगा। आ जाओ देखते हैं। इधर अब रुक जाओ सब, इधर तवज्जो। ही लीव्स फ्रॉम कराची ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को लीव किया, इसका मतलब पाकिस्तान में रहा कितने दिन? जुलाई के कितने दिन रहा? अभी जुलाई में 44 दिन कहाँ से, कौन था ये 44 दिन वाला? जुलाई में 44 दिन, लोगों की पिटाई हो जाएगी। जुलाई में 44 दिन, जुलाई के 31 दिन रहा। अगस्त के कितने दिन रहा बोलो? 13 को निकला तो हमने कहा अगस्त के 13 दिन काउंटिंग में आएंगे। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? लाहौर कब आ गया वापस? 20 तारीख को आ गया। ठीक है, 20 दिसंबर को आ गया। अब दिसंबर के दिन हमने काउंट करने हैं, दिसंबर के दिन हमने काउंट करने हैं। अब बच्चों ने क्या किया होगा? 31 दिसंबर, 31 दिन होते हैं दिसंबर में, 31 माइनस 20 कर लिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि 20 वाला दिन काउंटिंग में आएगा। अगर आपने 31 में से माइनस कर दिए 20, तो आपने 20 का दिन काउंटिंग से हटा दिया। अच्छा भाई, इसका मतलब उंगलियों में ही गिन लेते। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 दिन। दिसंबर के 12 दिन, जनवरी के 31, फेब के 28, मार्च के, अप्रैल के, मई के, तसल्ली। He then left for उम्रा on 15 मई। 15 मई को मूव किया, यानी कि 15 दिन पाकिस्तान में रहा। ठीक है, वापस कब आया? 10 जून को। जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। आपने बोला 10 जून को आया है, तो काफी बच्चों ने 30 माइनस 10 कर दिया। ठीक है, गलत हो गया। 30 माइनस 10 अगर आपने किया तो 10th को भी निकाल दिया आपने। सही है, 10 का भी दिन काउंटिंग में आएगा और बाकी के 20 दिन भी काउंटिंग में आएंगे, यानी कि जून के कितने दिन काउंटिंग में आएंगे? 21 दिन काउंटिंग में आएंगे। इस काउंटिंग में किसी को कोई मसला, किसी को ऑब्जेक्शन, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? आप इन डेज को काउंट कर लो, कितने बन गए? यही ठीक डेज हैं। वो बच्चे हाथ रेस करेंगे जिनका 212 आया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से 4 तो वो हैं जो सारे पीछे बैठे हैं। अच्छा, तो 6, 7, 7, 8, 212 आया था, फिर से 13 भी आ गया, फिर 14 भी आ गया, फिर पता हर तरह की वेरिएशन थी मार्केट में। तो जिनका ठीक आया वेरी गुड, और जिनका ठीक नहीं आया
आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे सवाल पास्ट पेपर की खैर हैं, तो प्रैक्टिस आप लोगों की वैसी हो जाएगी। लेकिन क्या ये चीज़ें क्लियर होती हैं आपको? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिट वाले से। ट्रांजिट वाले कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ बताना है आपको, और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको रिवाइज भी करेंगे, और जितना हमने पढ़ लिया है सब बच्चे याद भी करके आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।